नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सारस्वत श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो बच्चों, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो अपन ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के बारे में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में, उसमें अपने आवेश का बारे में पढ़ा था, आवेश की परिभाषा पढ़ी थी, आवेश का मात्रक पढ़े थे और बस लास्ट में जाते समय अपन ने ये कहा था कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? धन आवेश एवं ऋण आवेश होते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि इन आवेशों को 2 प्रकार के होते हैं, ये बताने वाले कौन थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक प्रयोग किया था और उसी के द्वारा अपने को पता चला था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो प्रयोग अब अपन डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या किया था ताकि उनको पता चला था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो देखें, शुरू करते हैं अपन। उन्होंने सर्वप्रथम 2 कांच की छड़ें ली। सर्वप्रथम 2 कांच की छड़ें ली। ये 2 कांच की छड़ें हैं। इन 2 कांच की छड़ों को उन्होंने दोनों छड़ों को सेम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। किसके साथ रगड़ा बेटा? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। 2 कांच की छड़ें ली, दोनों को किसके साथ रगड़ा? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। और एक छड़ को उन्होंने क्या किया? एक स्टैंड के माध्यम से लटका दिया और दूसरी छड़ को, इस छड़ के दूसरी छड़ को इसके पास में लेके गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या देखते हैं कि इन दोनों छड़ों के मध्य उनको प्रतिकर्षण देखने को मिला, यानी कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही थी। इनके अंदर क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा बहुत बढ़िया, प्रतिकर्षण हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे चलें। उन्होंने एक अब दूसरा काम क्या किया? इस बार उन्होंने ये जो कांच की छड़ें ली थी, ये दोनों किसकी छड़ें बेटा जी? ये दोनों किसकी छड़ें हैं? कांच की छड़ है। ठीक है, कांच की छड़। ये दोनों किसकी छड़ें ली थी? कांच की। अब इन्होंने इस बार क्या किया कि दोनों के दोनों जो छड़ें ली वो एबोनाइट की ली। किसकी छड़ें ली? एबोनाइट की। एबोनाइट एक इस तरह से मानो कि एबोनाइट एक ऐसा पदार्थ है जो अपन ये से बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि हार्ड रबर। ठीक है, हार्ड रबर, जो कठोर रबर है वैसा ही एक पदार्थ होता है एबोनाइट। ठीक है, तो अगर आप एबोनाइट नहीं समझते हो तो अपन ये बोल सकते हैं प्लास्टिक की छड़ें ली। ठीक है, कोई भी ले लो। अब इन्होंने क्या किया? एबोनाइट की छड़ें ली, सेम ये 2 छड़ें ली, एबोनाइट और ये भी एबोनाइट। एबोनाइट बोल दो या प्लास्टिक की छड़ें ले लो, एबोनाइट या प्लास्टिक रोड, एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़। ठीक है, किसके साथ रगड़ा इस बार? पहले तो किसके साथ रगड़ा था? रेशम के कपड़े के साथ। इस बार इन छड़ों को इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसके साथ रगड़ा बेटा? बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा। बिल्ली की खाल के साथ इसको, दोनों छड़ों को रगड़ा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार फिर ये देखा कि दोनों छड़ों के मध्य एक बार फिर इनको प्रतिकर्षण देखने को मिला। दोनों छड़ों के मध्य क्या देखने को मिला? प्रतिकर्षण देखने को मिला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा यार फिर से एक बार प्रतिकर्षण, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने एक लास्ट तरीका अपनाया कि एक चीज और करके देखता हूं उसमें क्या होता है। इस बार उन्होंने क्या किया था? कुछ हटके इस बार उन्होंने एक काम किया कि जो छड़ें ली थी वो दोनों अलग अलग ली। जो छड़ें ली थी इसी प्रयोग में से उन्होंने छड़ें उठा ली। एक छड़ तो लेके आए वो कांच की, एक छड़ तो कौन सी लेके आए? कांच की, जो किसके साथ रगड़ी हुई थी? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ी हुई थी। इस छड़ को लाके यहां पे उन्होंने लटका दिया। ये बेटा जी किसकी छड़ है? कांच की, जो किसके साथ रगड़ी हुई है? रेशम के कपड़े के साथ रगड़ी हुई है।
कांच की छड़ एक किसके साथ रगड़ी हुई है, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ी हुई है। दूसरी छड़ जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन लेके आए वो इस बार इसमें से उठा ली एबोनाइट या प्लास्टिक, दोनों में से कोई नाम ले सकते हैं, एबोनाइट या प्लास्टिक की दोनों में से एक छड़ को उठाया जो किसके साथ रगड़ी हुई थी, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ी हुई थी। अब जो ये जो छड़ इनके पास लेके आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये मान लो एबोनाइट, ये किसके साथ रगड़ी हुई थी, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ी हुई थी। जैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन इस छड़ को इस छड़ के पास में लेके आए तो उन्होंने देखा कि इस बार कुछ हटके कार्य हुआ बेटा जी। इस बार उन्होंने देखा कि दोनों के मध्य क्या हो गया, आकर्षण हो गया, आकर्षण, दोनों के मध्य क्या हो गया, आकर्षण। और जैसे ही इन दोनों के मध्य आकर्षण हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में घंटी बजी कि कुछ ना कुछ तो नया हुआ भाई साहब। अब उन्होंने ये कहा, देखो रिजल्ट निकल रहा है अब उन्होंने ये चीज कही कि बेटा जी अगर इनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ, इनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ, अगर चार्ज एक ही होता, जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज इसके ऊपर होता, तो फिर यहां पे भी उनको क्या देखने को मिलना चाहिए था, प्रतिकर्षण देखने को मिलना चाहिए था कि नहीं था, लेकिन इनको देखने को क्या मिला, आकर्षण। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि इन छड़ों के मध्य, जब मैंने इन छड़ों, कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो इनके ऊपर चार्ज अलग है और इनके ऊपर चार्ज अलग है, तभी तो वहां पे कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला। अगर सेम ही होता तो वहां पे प्रतिकर्षण होने का था, लेकिन वहां पे प्रतिकर्षण ना होके क्या हुआ, आकर्षण। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस प्रयोग के आधार पे बताया कि दुनिया के अंदर बेटा जी जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दुनिया के अंदर आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। इस प्रयोग से अभी तो ये चीज पता चली है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से ही इनका नामकरण कर दिया कि भाई जो कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश है, कांच की छड़ के ऊपर जो आवेश आया है उसको मैंने नाम देता हूं धन आवेश। अपनी इच्छा से ये नाम दिए गए हैं, जैसे अपने घर वाले अपने नाम रखते हैं, वैसी प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि कांच की छड़ पर बेटा जी जो आवेश है उसको मैं अपना नाम देता हूं कि तेरा नाम बेटा धन आवेश है, ठीक है। और जो एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पर जो आवेश है उसको इन्होंने नाम दिया कि तेरा नाम बेटा ऋण आवेश है। अब देखो इसी से ये क्या पता चल रहा है, ये प्लस क्या, प्रतिकर्षण, ये माइनस क्या, प्रतिकर्षण। अब इधर देखो कांच की छड़ पर उत्पन्न को नाम, उसने नाम क्या दिया था, प्लस, और एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश को उन्होंने नाम क्या दिया था, माइनस, ठीक है। तो अब देखो प्लस और माइनस क्या देखने को मिला, आकर्षण। इसी प्रयोग से ये चीज पता चली थी कि समान आवेशों के मध्य तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। ये एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट प्रैक्टिकल था बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो दुनिया को ये बताता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है बेटा जी, ये एक छोटा सा प्रयोग था। अब अपना अगला टॉपिक जो लेंगे वो अपन ये लेंगे, देखो थोड़ा यहीं से बात करते हैं कि मास्टर एक चीज़ बताइए कि अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ घंटी बजनी चाहिए थी कि यार जब मैंने कंगा लिया उसको बालों के साथ रगड़ा तो उसके पास ऊर्जा, आखिर रगड़ने से हुआ क्या, आखिर जब मैं उसको बालों के साथ रगड़ता हूँ, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ता हूँ, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ता हूँ, कभी किसी ऊन के साथ रगड़ता हूँ, तो ये रगड़ने से होता क्या है उनके साथ, तो उनके पास ऊर्जा आ जाती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है उसके अंदर, तो उसका अपने को आंसर अब देखना इस अगले टॉपिक के अंदर मिलेगा। उसको अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या करनी है। किसके सिद्धांत पर व्याख्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या, यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के माध्यम के द्वारा अपने को ये चीज समझनी है कि आवेशन होता कैसा है। जैसे रगड़ने से इसकी ये धन आवेश हो गया, रगड़ने से ये, रगड़ने से ऋण आवेश हो गया, तो आखिर वो कैसे होता है। तो देखो इसको रफ करते हैं। अब अपना टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर
आवेशन की व्याख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या, यानी कुल मिला के अपने को ये बताना है कि आवेशन जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो उसको समझने के लिए अब थोड़ी सी बात करते हैं। अपन जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी होती है? सबसे छोटा कण कौन सा है? उनका परमाणु। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से मिलके बनी होती है। और अपन जानते हैं सिंपल सी बात कि सिंपल एक परमाणु के अंदर, परमाणु का कैसा मामला होता है? ये जैसे एक परमाणु हो गया, परमाणु कैसा है? परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, जिसके नाभिक के अंदर क्या चीज़ें होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा जी? प्लस, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर तो इसके प्रोटॉन के ऊपर तो कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनकी बाहरी कक्षाओं के अंदर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगा रहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? विपरीत चार्ज होता है। और जहाँ पे विपरीत चार्ज होता है वहाँ बेटा जी दुनिया में चक्कर लगी जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली इनकी अलग अलग कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अपन जानते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और अभी पढ़ा है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य बेटा जी क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये जो चक्रण करते हैं इन्हीं आकर्षण के बल की वजह से ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो आकर्षण होता है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो एक तो ये इलेक्ट्रॉन और एक ये प्रोटॉन, इनके मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा या इनके मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो इसको आकर्षण ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा से मतलब ज़्यादा ऊर्जा के साथ इसको बांधे रखेगा। और ये बहुत दूर है, इसका आकर्षण कम होगा, ये कम ऊर्जा के साथ में बंधा होता है। और अपन ये जानते हैं कि जो परमाणु के बाह्यतम, इसीलिए जो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन एक और नाम से पुकार देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बेटा जी? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये जो परमाणु के अंदर जो परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है, इसके साथ जो इसका आकर्षण का बल होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसकी जो बंधे होने की क्षमता होती है, ऊर्जा होती है बांधने की, बहुत ही कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं अपनी मर्जी से तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर मुझे बाहर से कोई थोड़ी सी मदद मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए किसी ना किसी रूप के माध्यम से, तो मैं यहाँ से उठ के जा सकता हूँ। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ये मुक्त होने के लिए तैयार रहता है। इसको मुक्त करना बहुत ईजी है, इसको मुक्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा जी। अब क्या है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अपन ने कहा था ये तैयार रहता है कि मेरे को ऊर्जा मिल जाए। अब देखो ये क्या करते हैं ऊर्जा के माध्यम से, अब समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कंगे, एम्बर या कंगे, या चलो बालों वाली बात ले लेते हैं अपन, कंगे के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये समझ लो अपने पास एक कंगे का परमाणु है, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इधर ये समझ लेते हैं जो दूसरा परमाणु है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये समझ लिया अपन ने कि कंगे का परमाणु हो गया, ये कंगे का परमाणु हो गया। ये समझ लिया अपन ने बालों का परमाणु हो गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चाहते हैं हमसे अगर कहीं बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरह से क्या? आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। प्रोटॉन क्या है? आवेश है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी ये बोले हैं कि ये जो बाह्यतम कोश के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब अपन क्या करते हैं, कंगे को बालों के साथ रगड़ते हैं, कंगे को बालों के साथ क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो बालों के जो ये बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन है
जैसे ही मैं रगड़ूंगा तो क्या पैदा होगा, घर्षण। क्या पैदा होगा, घर्षण। और उससे क्या पैदा होगी, ऊष्मा। तो वो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि मेरे को तो किसी ना किसी माध्यम से अगर हल्की सी भी ऊर्जा मिल जाए ना तो मैं यहाँ से उठ के दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही ये अपन कंगा इस बालों के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को उष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मिल जाती है, उष्मी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। और जैसे ही वो जितनी उसको ऊर्जा चाहिए, जैसे ही वो ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब उठ के किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अब बता, आवेश यहाँ से उठ के किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। पहले ये कैसा था, परमाणु उदासीन होता है, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन और ये भी उदासीन। ठीक है बेटा जी। उदासीन का मतलब आप शायद ये समझते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बिल्कुल प्रोटॉन नहीं होता। ये गलत है। थोड़ी उदासीन वाली बात को देखो क्लियर कर लेते हैं अपन कि अगर किसी वस्तु को अपन ये कहते हैं ना उदासीन है, न्यूट्रल है, उसका मतलब बेसिकली सही में ये होता है कि अगर किसी परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन की मात्रा है उतना ही इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, जितना प्रोटॉन है उतना ही, जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। इसलिए उस चीज़ को अपन क्या कह देते हैं, उदासीन। भाई प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त, तो इसलिए क्या बोल देते हैं कि वो कैसी चीज़ है, उदासीन चीज़ है। उदासीन का मतलब कतई ये नहीं होता है कि ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना ही उसके अंदर प्रोटॉन है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। जैसे परमाणु जो होता है उदासीन होता है, परमाणु कैसे होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस आवेश उतना ही माइनस आवेश। तो पहले ये दोनों भी उदासीन थे, कंगा भी उदासीन था, बाल भी, इसलिए पहले कंगा उदासीन था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, इसलिए वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बालों के साथ रगड़ा तो ये जो बालों वाला इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो ऊर्जा पाके किसके अंदर आ गया, इसके कंगे के अंदर आ गया। अब बता बेटा जी, कंगे के अंदर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बेसिकली कंगे के अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश। और बेटा जी आवेश क्या है, अभी थोड़ी देर फर्स्ट लेक्चर के अपन ने अंदर बात की थी कि आवेश जो है वो ऊर्जा है। आवेश जो क्या है, ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है, आवेश की ऊर्जा कैसी है, छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित। तो इसी इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इसके अंदर वो पावर आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है, जिसके कारण से वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। ठीक है, इसके अंदर वापस देखो कैसे क्या होता है, पूरा बोलता हूँ एक बार वापस से सुनना कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। सामान्य कंडीशन अंदर परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। यानी कि परमाणु के अंदर दो आवेशित कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन जब अपन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने की वजह से उन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और इस अंतर के कारण वो फलस्वरूप कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसके अंतर के कारण वो फलस्वरूप कैसे हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब देखो इधर वापस से, अब बता बेटा जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, माइनस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, माइनस। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो ये तो कैसी हो गई, ऋण आवेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो तो कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। अब बता, इसमें से तो ऋण इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया ना। एक पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे। एक सपोज एग्जांपल के तौर पर देखो, मैं सबसे पहले तुम्हें समझाता हूं कि समझ लो इसी परमाणु के अंदर मैंने बोल दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है, और इसके अंदर ही मैंने बोल दिया 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। तभी उदासीन है दोनों शुरुआत के अंदर। लेकिन जब अपन ने रगड़ा तो देखो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। अब बता, इसके अंदर पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक चला गया तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं, 5 प्रोटॉन। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। अब देख, जब मैंने रगड़ा तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो ये 6 और ये 5, 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन,
5 तो समझ ले एक दूसरे को निरस्त कर दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश, इसलिए ये कैसी हो गई? नेगेटिव, ये ऋण आवेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। और इसके ऊपर देखो 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, किसकी कमी हो गई? इलेक्ट्रॉन की, यानी किसकी कमी हो गई? माइनस की। कौन ज्यादा हो गया? प्लस ज्यादा हो गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा जी? धन आवेश आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? धन आवेश। ये कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। एक ऋणावेशित हो गई, एक धनावेशित हो गई। कैसे हुई? जैसे ही अपन ने किन्हीं दो परमाणुओं को आपस के अंदर रगड़ा तो एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और दूसरे ने ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन था उसको रगड़ने की वजह से ऊर्जा मिली उष्मा के रूप में, और वो ग्रहण करके वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर चला गया। ठीक है बेटा, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या। इसको देखो एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके अंदर देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही नोट करके ये बात आपको लिखनी है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब भी अपन ने किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो बताओ हमेशा स्थानांतरण किसका होता है? भाई मूवमेंट कौन किया? मूवमेंट तो केवल और केवल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें प्रवेश किया। क्या प्रोटॉन कहीं बाहर गया? प्रोटॉन कहीं भी भाग लिया क्या? प्रोटॉन कहीं एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर जाता है क्या? तो यह आपको हमेशा नोट करके लिखनी है कि आवेशन की प्रक्रिया में केवल कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है, प्रोटॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो देखो इसके अंदर पहले 6 प्रोटॉन थे, ये तो एक है 6 का, इसमें ज़्यादा क्यों हो गया? एक प्रोटॉन ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसमें कमी हो गई, इसलिए अपने आप ये ज़्यादा हुआ। ये उठ के थोड़ी चला गया। प्रोटॉन तो कभी एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित नहीं होता है। तो आवेशन की प्रक्रिया में जो मेन भाग लेता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता। अभी उसका अपन देखो रीजन ही पढ़ेंगे क्यों नहीं लेता है। पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पे देखो अपन ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, एक केमिस्ट्री के सिस्टम से भी समझते हैं। मैंने कहा कि समझ लो ये सोडियम है, N है, ठीक है, उदासीन है। सिंपल कंडीशन के अंदर क्या बोल दिया? N। परमाणु क्रमांक क्या हो गया इसका? 11। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। जब बेसिकली आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2, 8 और 1, इसी प्रकार लिखोगे। 8, 2, 10 और 1, 11। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब अपन ये जानते हैं कि बाह्यतम कोश के अंदर हर कोई परमाणु अपना क्या करना चाहता है? अष्टक पूर्ण करना चाहता है, ताकि उसका स्थायित्व क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, सोडियम को अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए इजी क्या रहेगा कि जो बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या कर दे? त्याग दे। इसको ये क्या कर दे? त्याग दे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन इससे क्या गया? बाहर गया। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो कैसी हो जाती है? धन आवेशित। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर देखो ये कैसा हो जाएगा? Na+1। Na+1, क्योंकि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि एक त्याग दिया। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन ज़्यादा है? 1। तो कैसा चार्ज आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। इसमें कौन दो? किसने भाग लिया? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया, प्रोटॉन ने भाग नहीं लिया। एक और तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लो। मैंने लिखा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 17। तो इसके अंदर बेसिकली क्या? 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ये परमाणु क्रमांक तुम्हें पता है, शायद जानते हो। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या को निर्धारित करता है, और प्रोटॉन क्या होता है? आवेश होता है। तो 17 इलेक्ट्रॉन उदासीन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अब कैसे लिखेंगे अपन? 2, 8 और 7। 8 और 2, 10 और 7, 17। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? 7 है। अब बता इसके लिए क्या इजी रहेगा? 7 को त्यागना इजी रहेगा, 1 को ग्रहण करना इजी रहेगा? 7 को त्यागने की बजाय तो क्या हो जाए? 1 को ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण बहुत अच्छे से जल्दी हो जाएगा। तो अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? ग्रहण करना चाहता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? ग्रहण। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन
गया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? माइनस, यानी कि माइनस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब क्लोरीन के अंदर देखो, पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो ठीक हो। अब कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17 प्रोटॉन। तो अब देखो किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। कितनी संख्या ज़्यादा हो गई? 1, तो क्या लिखेंगे? Cl-1। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रहण करने में भी इलेक्ट्रॉन, त्यागने में भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने कहा कि चाहे ग्रहण करो चाहे त्यागो, करता इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, अब देखो इसको रफ करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोटॉन भाग क्यों नहीं लेता है। प्रोटॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो तो छोटी छोटी सी बातें हैं। पहला, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, ये जो प्रोटॉन होता है, बेसिकली रीजन बता रहा हूँ कि जो प्रोटॉन होता है वो एक रीजन तो ये है कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है, और नाभिक के अंदर जो बल लगता है वो नाभिक के बल होता है, और नाभिक के बल दुनिया के अंदर सर्वशक्तिशाली बल है। तो वो प्रोटॉन को नाभिक के बल जो होता है वो अपने अंदर बांधे रखता है। इतना मजबूत बल होता है कि इसको कोई भी स्वतंत्र नहीं करा सकता है। इसलिए वो प्रोटॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर स्थानांतरित नहीं होता है। दूसरा कारण देखो, अपन सिंपल सी छोटी छोटी सी, अब देखो कुछ मैं टर्म लिख रहा हूँ, कुछ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज़ें मैं कुछ ऐसी लिख रहा हूँ आपको जो हमेशा याद ही रहनी चाहिए, आपको याद कर लेनी है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसने खोजा था? ये मिलिकन ने बताया था। मिलिकन ने अपना एक प्रयोग किया था, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये आवेश कैसे आया, किसके बताया, किसके थ्रू ये चीज़ अपने बोल रहे हो भाई आवेश इतना होता है, तो मिलिकन ने अपना एक प्रयोग किया था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। उससे ये चीज़ इन्होंने निकाल के बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन को E+ से दिखा देता हूं मैं, या P लिख दो या E लिख दो, जो भी आपकी इच्छा है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको लिख लो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज परिमाण में समान ही है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऋण आवेश होता है और उतना का उतना चार्ज धन आवेश के रूप में प्रोटॉन के ऊपर होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देख लो कितनी हल्की चीज़ है, अपना इकाई भी फेल हो जाए इनके सामने। ठीक है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, प्रोटॉन का चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन के ऊपर 3 कण है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं, यानी उदासीन होता है, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो कोई चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर द्रव्यमान होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो बेटा जी मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, 1.67, ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो 6 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ अगर 4 मान लो और यहाँ क्या मान लो 6, तो ये ऑलमोस्ट लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन। हल्का सा भारी होता है, हल्का सा बिल्कुल वो होता है न्यूट्रॉन, हल्का सा भारी होता है। ठीक है बेटा,
अब देखें रीजन, अपन ने कहा था कि भाई ये प्रोटॉन क्यों भाग नहीं लेता, तो एक कारण तो अपन ने क्या बोल दिया कि प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर होता है, नाभिक के अंदर नाभिक केबल होता है जो सबसे मजबूत होता है, इसलिए वो भाग नहीं लेता है। दूसरा एक रीज़न ये समझो, देखो ये तो है इलेक्ट्रॉन का भार और ये है प्रोटॉन का भार, -31 और -27, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग 1837 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, तो कितना भारी हो गया इसके मुकाबले में। तो अगर भारी, एक तो हल्की चीज़ को ट्रांसफर करना इजी होता है, भारी चीज़ को ट्रांसफर करना इजी होता है, तो इतना भार ज़्यादा होने के कारण ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर भी नहीं जाता है। तो दो रीजन अपन ने पता कर लिए, एक तो नाभिक के बल के द्वारा समझ लिया, एक इस द्रव्यमान के द्वारा अपन ने समझ लिया। तो ये डाटा है, आगे और भी आएंगे, अभी तक ये डाटा आप अपने दिमाग के अंदर पक्के याद हो जाने चाहिए, ये बार बार अपने काम आते रहेंगे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेशन की व्याख्या, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है आवेशन की विधियां, यानी कि क्या केवल रगड़ने से ही आवेश आता है, ऐसा कोई और दूसरा तरीका नहीं है ताकि बिना रगड़े अपने पास आवेश उत्पन्न हो जाएं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि टोटल ऐसे कौन से अपने तरीके अपने पास जिसके द्वारा अपन किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर अपन आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें आवेश ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा अपन आवेश को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर आवेश लाते हैं। देखो सबसे पहली विधि है जो अपन बार बार पढ़ते आए हैं, सबसे फर्स्ट मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा अपने पास मेथड है बेटा भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, ठीक है। तीसरा मेथड है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। वे ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर अपने पास तीन है टाइप, घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तीनों को अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। अब ये घर्षण द्वारा आवेशन अपन अभी तक अपन ने जो पढ़ा है घर्षण द्वारा आवेशन ही पढ़ा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, ठीक है। तो यही घर्षण द्वारा आवेशन है, इसको तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार वापस से अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। देखो परिभाषित रूप के अंदर इसके अंदर क्या लिखना है। घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर अपने को लिखना है किन्हीं दो उचित वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धन आवेशित तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धन आवेशित तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेशित होती है, ठीक है। ये अपने को इसके अंदर नोट करना है। घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर क्या बातें बोली अपन ने। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, जब दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धन आवेशित और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वे तो धन आवेशित हो जाएगी और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वह ऋण आवेशित हो जाएगी। देखो जैसे मैंने कहा ये कोई दो वस्तुएं हो गई, सेम यही अभी अपन घर्षण द्वारा ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। कुछ एक तो नई चीज़ इसके अंदर मेरे को बतानी है, इसलिए मैंने ये वापस चित्र बनाया है, वापस से वही डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखो कैसे, जब अपन ने इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा, अपन ने क्या किया, किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो एक में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है दूसरी वस्तु में प्रवेश करता है, तो एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो समझ लो इसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किया तो ये तो क्या हो जाएगी धनावेशित और ये क्या हो जाएगी ऋणावेशित,
इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर प्रवेश किया, ठीक है। तो ये धन आवेशित हो गई और ये ऋण आवेशित हो गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और क्या चीज़ है कि अब मेरे को एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बतानी है, अपने ध्यान में ये रखनी है कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात की थी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब देखो यहाँ पे नोट करके आप ये अच्छे से चीज़ लिखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल करते हैं उनमें एक जगह काम आती है ये चीज़, ठीक है। अब अपन ने कहा कि जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसके अंदर जाता है, ठीक है ना, तो ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, लेकिन जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर गया और दूसरे में प्रवेश किया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखो अच्छे से इसको नोट लिखोगे, अलग से इस घर्षण द्वारा आवेशन में अलग से नोट डाल के लिख दोगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसके द्रव्यमान में कमी आती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, ठीक है। तथा द्रव्यमान में यह अंतर त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के तुल्य होती है। देखो कैसे, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का अपने पास द्रव्यमान कितना है, इतना है। अब मैंने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, तो बता एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गई, कमी। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, यानी कि इतनी तो इसके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई ना। ये द्रव्यमान तो इसके अंदर से निकल गया और ये द्रव्यमान इसके अंदर निकल के किसके अंदर प्रवेश कर गया, इसके अंदर, इतना का इतना इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो इसके अंदर ऐसे संबंध नहीं बोले तो इसके अंदर कमी कितनी की हुई, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है बेटा। और इतना कितना इसके अंदर क्या हो गया, प्रवेश कर गया, तो इसके अंदर वृद्धि कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है बेटा जी। अब देखो समझने के लिए ये अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसके द्रव्यमान में कमी होती है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तथा ये अंतर त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है। ये आप लिख सकते हैं। अब देखें और समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ना त्याग के अगर समझ लो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होते, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसके अंदर गए होते, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन से कितनी कमी हुई, इतनी, वृद्धि कितनी हुई, इतनी। तो अगर द्रव्यमान में परिवर्तन को अपन दिखाएं तो किससे दिखा सकते हैं, डेल्टा एम से। डेल्टा एम का मतलब क्या, द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन। द्रव्यमान में अगर एक इलेक्ट्रॉन से कितना परिवर्तन हो रहा है मैं लिख दूंगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो 1 एम, 1 एम की इसमें तो कमी हो जाती है और इसमें वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन तो इतना ही हुआ ना, एक ही, दोनों के अंदर भी एक का ही परिवर्तन हुआ, इसमें भी एक का, इसमें ही एक का। 1 एम का मतलब क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये इसका मान है। तो एक्चुअल में ये एम की जगह क्या लिखा हो, आप ऐसे मानो 1 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ये एम का मतलब ऐसा। अब इसको अपन से शॉर्ट के अंदर ऐसे लिख रहे हैं कि 1 एम, ये ई चरणों में होता है बेटा, ठीक है, नीचे 1 एम। अब देखो अगर मैं कहता कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन इससे इसके अंदर चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा एम बराबर बेटा जी क्या हो जाता, मेरे पास एक की जगह क्या हो जाता, अपन 2 से गुणा कर लेते, तो 2 गुणा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, तो कुल मिला के क्या हो गया 2me। अगर मैं कहता 3 तो यहाँ पे डेल्टा एम इजिकल टू अपन क्या कर देते 3me। ऐसे करते 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 अगर मैं कह देता कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए तो यहाँ पे क्या आ जाता nme। द्रव्यमान में कितना, अगर n इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर स्थानांतरित होते हैं तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है,
NMe परिवर्तन होता है। एक वस्तु के अंदर तो NMe की कमी हो जाएगी और दूसरी के अंदर NMe की वृद्धि हो जाएगी। N क्या है? N नंबर है, संख्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 के कितने इलेक्ट्रॉन। Me क्या है? Me है 9.1 × 10⁻31 kg, जो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है बेटा जी, तो ये पूरी अपन ने चर्चा की है घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर। अब अगर अपना आगे दूसरा मेथड पढ़ेंगे चार्जिंग का, जो अपने पास है भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, ये तो अपन ने रगड़ के आवेश को उत्पन्न किया, आवेश को पैदा किया। ठीक है, आवेश तो पहले था, उसके अंदर अंतर आया, इसलिए एक वस्तु धन आवेशित और एक वस्तु ऋण आवेशित हो गया। अब देखें दूसरा जो अपने पास मेथड है बेटा, वो है भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। अब देखो पहले मेथड के अंदर तो अपन ने क्या किया था, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा था, तब जाके एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, तब जाके उसके अंदर चार्ज आया। भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन ये कहता है कि अब रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल संपर्क करना है, यानी कि टच करना है। किसी एक वस्तु से अगर दूसरी वस्तु को अगर आप सिंपल सा जाके टच भी करोगे ना, तो भी आपके अंदर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन छोटी कल के अंदर क्या चीज लिखेंगे, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के स्पर्श करने से अनावेशित वस्तु के अंदर जो आवेश आ जाता है, उस प्रक्रिया को भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कि आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न करना कैसे, केवल टच करके, केवल छू के, संपर्क करके, कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, कैसे आवेश आता है, कौन सा आवेश आता है, डायग्राम के द्वारा अपन इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी एक आवेशित वस्तु है और इसके ऊपर बेटा जी प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसके ऊपर मेरे पास एक उदासीन है। ये कैसी है, उदासीन, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मेरे को इसको भी आवेशित करना है, ये तो आवेशित वस्तु है, ये तो कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु है, और ये बेटा जी कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। ये कैसी वस्तु है, अनावेशित वस्तु। ये आवेशित वस्तु चार्ज्ड और ये अनचार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अब देखो बाय कांटेक्ट, अभी एक दूसरे से दूर है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको संपर्क करता हूँ। अगर मैं इस आवेशित वस्तु जो प्लस चार्ज वाली है, इसके साथ अगर ये अनावेशित वस्तु है, इसको सिर्फ टच कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टच, तो अपन देखेंगे कि ये जो आवेश है, ये कुछ समय बाद के अंदर इसके अंदर भी प्लस चार्ज आ जाता है, इसके अंदर भी प्लस चार्ज आ जाता है। तो देखो क्या किया, केवल और केवल रगड़ा नहीं, केवल और केवल अपन ने क्या किया, आवेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु के क्या कर दिया, संपर्क में ला दिया। जैसे ही अपन ने दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के अंदर टच किया, तो इसका आवेश भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि दूसरा चार्ज है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इस वाली बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज होता तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आता बेटा जी, माइनस चार्ज ही आता। ठीक है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु दोनों को संपर्क में किया तो अनावेशित वस्तु के अंदर भी आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखें ये जो भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन वाला मेथड है, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन वाला मेथड है, ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, इसको अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? अब देखो समझ लो, इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले से आवेशित वस्तु होती है ना, उसके आवेश में तो क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। भैया एक चीज समझ के देखो, अगर ये आवेशित वस्तु थी, एक एज एग्जांपल मैंने कहा इसके ऊपर 100 आवेश है, कितना आवेश है,
समझने के लिए मैंने इसके ऊपर क्या कहा, स्व आवेश है, उसके ऊपर जीरा है। लेकिन जब मैंने इन दोनों को टच किया तो कौन सा आवेश, इसका 100 का वाला आवेश भी तो इसके ऊपर गया, तो समझ लो 20 आवेश चला गया। एक एग्जाम्पल के लिए शुरुआत के अंदर कितना चार्ज चला गया, 20 आवेश इसके अंदर चला गया। बेटा इसके अंदर कितना रह गया, 80। इसके अंदर कितना रह गया, 80। इसलिए इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर जो वस्तु पहले से आवेशित होती है उसके आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए इस मेथड को इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं मानते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखो, अब तुम्हारे अगर मन में ऐसा सवाल आ रहा है, ऐसा मन में आ रहा है कि सिर्फ कांटेक्ट करने से आवेश कैसे गया, तो एक एग्जांपल जैसे हम 11th क्लास के अंदर जो चीज़ पढ़ी उससे समझाता हूँ। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपन घर ये उष्मा का चालन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अपन ने एक लोहे की छड़ ली, लोहे की छड़ को गैस ऑन किया और लोहे की छड़ को अपने हाथ से पकड़कर लोहे की छड़ को एक सिरे को अपन क्या करते हैं, गरम, एक सिरे को अपन ने हाथ से पकड़ लिया, ये लोहे की छड़ हो गई। एक सिरे को अपन ने हाथ से पकड़ लिया और एक सिरे को यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, गरम कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने सिर्फ इस लोहे की छड़ को छुआ है, गरम कौन सा सिरा कर रहा हूँ मैं, ये वाला सिरा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको छू रखा है। तो थोड़ी देर बाद के अंदर अपन क्या देखेंगे कि जैसे 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 ये गर्म होगा तो थोड़ी देर बाद के अंदर ये मेरा हाथ भी यहाँ से जलना लगेगा, बहुत ज़्यादा जलेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब बताइए, बॉडी तो ये थी, गरम तो मैं इसको कर रहा था ना, लेकिन मैंने अपने हाथ से इसको केवल क्या कर रखा था, छू रखा, तो इसका ताप भी मेरे हाथ के अंदर आ रहा था। केवल कैसे, छूने से। केवल कैसे, तो जैसे ताप छूने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित हुआ, वैसे ही आवेश भी छूने से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, यह मेथड था अपने पास भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, अब तीसरा मेथड की अपन देखो चर्चा करते हैं, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा मेथड अपने पास क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा मेथड अपने पास है प्रेरण द्वारा आवेशन। यह बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले मेथड में घसा एक दूसरे से, दूसरे मेथड में सिर्फ टच किया, टच करते ही आवेश आ गया। ठीक है, तीसरे मेथड में बेहतरी छूने की भी आवश्यकता नहीं है, टच करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक आवेशित वस्तु के पास में जाके भी खड़ा हो गया ना, तो भी उसको देख के अपने आप इसके अंदर भी आवेश उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये मेथड बहुत शानदार है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, अगर इसमें लिखना चाहे तो अपन ऐसे लिख देंगे, किसी एक अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के द्वारा बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु पे विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं अपन, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु पे को छुए बिना या स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु पे उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कि अपने को टच नहीं करना है। ठीक है, केवल एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में लाके खड़ा करना है, रखना है, और अपन देखेंगे कि जो आवेशित वस्तु के ऊपर आवेश है उसका जस्ट विपरीत प्रकृति का आवेश पास वाली जो अनावेशित वस्तु है उसके ऊपर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। ठीक है, ये तो लिखने वाली बातों को देखो डायग्राम के द्वारा अपन इसको भी समझते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत शानदार मेथड है ये भी। ठीक है, ये जैसे मैंने कहा मेरे पास एक अनावेशित वस्तु है, इसको अपन ने बी नाम दे दिया। ये उदासीन वस्तु है या अनावेशित वस्तु है, जो भी आप नाम लेना चाहो वो ले सकते हो, उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु है। ठीक है, ये स्टैंड हो गया। ठीक है, कुछ अलग स्टैंड है। अब मैं क्या किया कि मेरे पास ये एक आवेशित वस्तु है, आवेशित छड़ है। ये क्या है, आवेशित छड़। ठीक है, अब बेटा जी अगर कोई भी वस्तु उदासीन है तो सबसे पहले तो अपन उसका मतलब क्या समझते हैं कि उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि जितना उसके अंदर प्लस चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या है, माइनस चार्ज। जितना प्लस है उतना ही माइनस चार्ज, इसलिए अपन बोलते हैं वो अनावेशित है या
उदासीन है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, धन आवेशित। ये छड़ है अपने पास जो एक आवेशित वस्तु है, ये उदासीन वस्तु हो गई, और ये अपने पास कैसी वस्तु हो गई, आवेशित वस्तु हो गई। ये आवेशित वस्तु, ये आवेशित छड़ हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अब इस आवेशित छड़ के पास में इस उदासीन वस्तु को लाके खड़ा करेंगे। इस आवेशित वस्तु के पास में इस उदासीन वस्तु को लाके खड़ा करेंगे, ठीक है। पास में लाके रख दिया। अब बेटा जी एक बात अपन ये जानते हैं कि इस उदासीन वस्तु के अंदर बेटा जी प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, ठीक है। तो अब देखो, जब मैं यहाँ पे इसके जस्ट पास में प्लस चार्ज लेके आऊंगा तो ये प्लस चार्ज है वो किसको प्रतिकर्षित करता है बेटा जी, प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जैसे ही मैं उस उदासीन वस्तु के पास में एक आवेशित छड़ लेके आया तो मैं देखूंगा कि इसके पास वाले पृष्ठ के अंदर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके पास वाले पृष्ठ पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और ये जो दूर वाला पृष्ठ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। ये क्यों हुआ सर, तो बेटा ये इसलिए हुआ क्योंकि जब ये प्लस वाली छड़ जो इसके बाद अपन पास में लेके आएंगे तो प्लस को क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो प्लस तो कहाँ चला गया, दूसरी तरफ, और माइनस को ये क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे अपने इसके पास में लेके आएंगे तो ये माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो माइनस को आकर्षित करेगा तो एक जो पास वाला पृष्ठ है, जो छड़ के पास वाला पृष्ठ है, उसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का, मतलब माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरा दूर वाले पृष्ठ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज एकत्रित हो जाएगा। अब क्या करूंगा, मैंने कहा अभी छड़ को पास में लाए खड़ा रखते हैं, छड़ को पास में रखेंगे, और ये जो माइनस और प्लस चार्ज का पोलराइजेशन हुआ था, ध्रुवण बोल सकते हैं, तो अलग अलग हुआ। इस प्लस चार्ज को मैंने कर दिया भू संपर्कित। प्लस चार्ज को अपन क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित का बेस्ट मतलब अभी आप इतना सा समझो कि ये जो प्लस चार्ज है वो अपन ने जमीन के अंदर डाल दिया। प्लस चार्ज को अपन ने तार के माध्यम से भू संपर्कित करके क्या डाल दिया, जमीन के अंदर डाल दिया। बेसिकली होता ऐसा है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लस चार्ज को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अपन इजीली इसको समझने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि जो प्लस चार्ज था वो किसके अंदर चला गया, जमीन के अंदर चला गया। जैसे जब भी प्लस पूरा चार्ज जमीन के अंदर जब तक नहीं चला गया तब तक छड़ को पास में रखा। तो अब अपन देखते हैं कि पूरा का पूरा जो प्लस चार्ज था वो जमीन के अंदर चला गया, तो ये केवल कौन सा बचा, इसके अंदर माइनस चार्ज बचा। अब केवल माइनस चार्ज बचा, प्लस चार्ज तो खत्म हो गया। ये छड़ कैसी थी, अपनी धन आवेशित, ठीक है। तब ये माइनस चार्ज इधर आएगा। अब मैंने कहा कि अगर इसके अंदर ऋण आवेशित रह गया, अब मैंने कहा छड़ को हटा लेते हैं। छड़ को अपन ने कहीं पे भी छुआ क्या, केवल पास में लाके खड़ा किया है। अब इस छड़ को भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब जब हटाने के बाद में क्या ये माइनस माइनस एक दूसरे के पास पास रहेंगे, नहीं, अब दोनों एक दूसरे के पास पास क्यों थे, ये छड़ इसको पास पास लिए खड़ी थी, ये इसको आकर्षण कर रही थी। लेकिन अब यही नहीं रहेगी तो पूरे पास पास ना रखे पूरे के पूरे एक गोले के अंदर समान रूप से फैल जाएंगे। अब पूरा का पूरा जो ये माइनस चार्ज है वो समान रूप से पूरे गोले के अंदर फैल जाएगा। और अपने को कैसा गोला प्राप्त हो गया बेटा जी, अपने को ऋण आवेशित गोला प्राप्त हो गया। अब देखो पहले गोला कैसा था, उदासीन, अब गोला कैसा है, ऋण आवेशित। पहले कोई चार्ज नहीं था, अब कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अपन ने क्या किया, कहीं छुआ नहीं, अपन ने एक क्या लाया, एक धन आवेशित छड़ लेके आए जो इसके पास में लाए, छुआ नहीं। तो जो छड़ के ऊपर आवेश था उसका विपरीत आवेश का अपन ने गोला प्राप्त कर लिया। इस पूरे मेथड को अपन बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस पूरे मेथड को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है बेटा जी। अब देखो एक अच्छे से याद रखने के लिए, एक समझने के लिए, एक मैं कुछ और इसको समझाने का प्रयास करता हूँ अलग तरीके से सामान्य जीवन के द्वारा। मैंने अभी थोड़ी जब पार्ट फर्स्ट के अंदर जब अपन ने बात की थी तो मैंने कहा था प्लस चार्ज को अपन मान लेते हैं कि जेंट्स की तरह बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, मेल। और माइनस चार्ज को अपन ने बोल दिया कि इसको किसकी तरह बिहेव कर लेते हैं, फीमेल समझ लेते हैं, केवल समझने के लिए। प्लस चार्ज मेल, माइनस चार्ज
फीमेल। ठीक है, तो देखो समझो कि ये जो पूरा का पूरा अपने पास पहले गोला था, इसके अंदर जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, यानी जितने ही मेल कैंडिडेट उतने ही फीमेल कैंडिडेट, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म और कैसी होगी वो उदासीन। ये समझो जो पूरा पूरा गोला था ये ट्रांसपेरेंट गोला था। कैसा गोला था? ट्रांसपेरेंट, मतलब अपन एक कांच का ऐसा गोला जिसके द्वारा अपन आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इस गोले के पास में, ये तो उदासीन था, जितना प्लस उतना ही माइनस, इस गोले के जस्ट पास में कांच का गोला था, यानी कि जो अंदर वाला जितने भी पर्सन है वो बाहर वाली चीज़ों को देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब बाहर वाली चीज़ों को देख सकते हैं। अब अपन ने क्या है, इस कांच के गोले के पास में समझ लो मैंने सलमान खान को लाके खड़ा कर दिया। प्लस आवेश मतलब किसको लाके खड़ा कर दिया? सलमान खान को लाके खड़ा कर दिया। अब बता, कमरे के अंदर मेरे पास जो कांच का कमरा था उसके अंदर कौन कौन थे? मेल भी थे, फीमेल थे, यानी कि ऐसे बोल दो लेडीज एंड जेंट्स दोनों थे, लड़के भी थे लड़कियां भी थी। अब क्या होगा, जैसे ही सलमान खान इस कमरे के एक सिरे के इस सिरे के पास में आके, सलमान खान अंदर नहीं गया, ठीक है, सिर्फ पास में आके खड़ा हुआ, तभी क्या होगी, जितनी भी लड़कियां थी कमरे के अंदर वो सारी इस कोने की तरफ दौड़ के आएगी, क्योंकि वो आकर्षण के कारण। तो सारी की सारी लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ, दोनों अलग हो गए। अब मैंने सलमान खान को बोला भाई तू अभी तक यहीं खड़ा रहे, तब तक बाह्य फोर्स के द्वारा, भू संपर्कण का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि बाह्य फोर्स के द्वारा जो भी लड़के एक तरफ हुए थे उनको अपन ने बाह्य फोर्स के द्वारा अपन उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तब तक सलमान खान यहीं खड़ा था। अब जैसे ही लड़के बाहर निकले, अपन ने क्या कहा कि भाई सलमान खान अब तू जा सकता है। अब जब सलमान खान चला जाएगा तो क्या लड़कियां इतनी पास में इतनी इकट्ठी हुई रहेगी क्या? नहीं, वो तो चला गया तो ये पूरी गोले में पूरी फैल जाएगी। तो देखो पहले गोले के अंदर कौन कौन थी? लड़कियां और लड़के दोनों थे, लेकिन अब गोले में केवल कौन है? लड़कियां। किसकी वजह से? सलमान। क्या सलमान खान ने अंदर प्रवेश किया? नहीं, केवल पास में आके खड़ा हुआ। ठीक है, और अपन ने एक ऐसा गोला प्राप्त कर लिया जिसमें केवल लड़कियां हैं। ठीक है, तो यानी कि लड़कियों को अपन ने कैसा बोल दिया, यानी कि फीमेल कैंडिडेट -4, तो अपन को कैसा गोला प्राप्त हो गया? धन आवेशित गोला प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा जी, ये केवल और केवल एक तरीका याद रखने के लिए, प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए, बाकी कोई अन्यथा अर्थ ना लें। ठीक है, ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की जो विधियां थी वो अपन ने खत्म कर लिए। 3 विधियां थी: घर्षण द्वारा आवेशन, भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा मतलब एक दूसरे दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ना, भौतिक संपर्क का मतलब केवल टच करना, और प्रेरण का मतलब टच की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक दूसरे के पास में आके खड़े हो जाए, अपना आप आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो टॉपिक है वो है आवेशों के या आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म यानी कि आवेश कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करते हैं? आवेश के गुणधर्म। ठीक है, तो देखो आवेश के गुण कौन से होते हैं। जो सबसे पहला गुण होता है बेटा जी आवेश का, वो अपने पास है आवेशों की योज्यता। पहला गुण अपने पास कौन सा है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा और नॉर्मल सा गुण है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये सारी की सारी। ठीक है, आवेशों की योज्यता का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के आवेशों को जोड़ना। अब इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? देखो इसके अंदर अपन ये चीज़ लिखेंगे, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी कि अगर अपने को किसी भी निकाय के अंदर कुल चार्ज निकालना है, किसी भी निकाय के अंदर क्या निकालना है? कुल आवेश निकालना है, तो उसमें उपस्थित सभी आवेशों को अपन कैसे जोड़ना है? बीजगणितीय योग जोड़ना। बीजगणितीय योग का मतलब बेटा जी वही जोड़ जो आज तक अपन सिंपल गणित के अंदर करते आए हैं। जो मैथ्स के अंदर सिंपल अपन जोड़ बाकी करते हैं वही सिंपल अपन जोड़ करनी है, यानी कि उनको चिन्हों के साथ जोड़ना है। उनको कैसे जोड़ना है? चिन्हों के साथ। तो आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ? किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात आवेशों का योग उनके चिन्ह के साथ किया जाता है।
अर्थात आवेशों का योग उनके चिन्ह के साथ किया जाता है। समझ गए बेटा जी क्या बात हो गई? मतलब कुल मिला के अगर किसी भी निकाय के अंदर एक से ज़्यादा आवेश है और अपने को कुल चार्ज निकालना है तो आवेशों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? बीजगणित योग। बीजगणित योग मतलब जो सिंपल गणित के अंदर योग करते आए। देखो एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा कि ये मेरा एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय के अंदर 3 चार्ज है। मैंने कहा देखो चार्ज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्लस और माइनस। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मैंने कहा Q1 चार्ज प्लस 5 कूलाम, Q2 चार्ज प्लस 2 कूलाम और Q3 चार्ज माइनस 2 कूलाम, माइनस 2 कूलाम। 3 चार्ज है मेरे पास किसी निकाय के अंदर, Q1 प्लस 5 कूलाम, Q2 प्लस 2 कूलाम, Q3 माइनस 2 कूलाम, ठीक है। एक बात बेटा जी मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कंसेप्ट है एक एक तरह। अगर आपको इनको अच्छे से समझ में नहीं, अगर आपको इनको अच्छे से नहीं समझते हो, ये धीरे धीरे बार बार एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का मतलब यही है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपने को पकड़ बहुत मजबूत करनी है, वरना छोटी छोटी चीज़ें फिर बाद में कई अच्छी चीज़ को अपने को समझने में दिक्कत कर देती है। तो इनको अपन एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। पॉइंट टू पॉइंट सारा डिटेल के अंदर लेके चल रहे हैं, मैं कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं रहा, सारी की सारी डिटेल के अंदर समझ रहे हैं, ठीक है। तो Q1 बराबर कितना है? प्लस 5 कूलाम। Q2 बराबर क्या है? प्लस 2 कूलाम। Q3 बराबर क्या है? माइनस 2 कूलाम। मेरे को कहा इसका नेट चार्ज निकालो। क्या निकालो? नेट चार्ज। मतलब नेट चार्ज का मतलब कुल आवेश, कुल आवेश। तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो Q नेट निकालने के लिए Q1 का चार्ज मान कितना बेटा जी? प्लस 5 कूलाम, ये लो साहब। प्लस Q2 का मान कितना है? प्लस 2 कूलाम, ये लो साहब। प्लस Q3 का मान कितना है? माइनस 2 कूलाम। अर्थात बीजगणितीय योग का मतलब क्या? उनका योग उनके चिन्हों के साथ करते हैं। तो Q नेट बराबर क्या हो जाएगा? 5 कूलाम प्लस 2 कूलाम और माइनस का 2 कूलाम। तो देखो Q नेट बराबर 5 और 2 7, प्लस के 7 और माइनस का 2, तो कितने बच जाएंगे? प्लस के 5 कूलाम, प्लस के 5। अब कोई अगर अपने से ये पूछे कि इस निकाय के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है, Q नेट चार्ज कितना है, तो अपन क्या कहेंगे? प्लस 5 कूलाम। ये है आवेशों की योज्यता। ये क्या है? आवेशों की योज्यता। यानी किसी निकाय का कुल आवेश निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जो उनका बीजगणितीय योग करते हैं, अर्थात उनका चिन्हों के साथ योग करते हैं, ठीक है। अब देख एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, वो तुम करोगे फटाफट इसको, ठीक है, करना। मैंने कहा ये मेरे पास निकाय है, Q1 बराबर के 2 कूलाम, Q2 बराबर के 3 कूलाम, Q3 बराबर के माइनस 2 कूलाम और Q4 बराबर के माइनस का 6 कूलाम, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इसका Q नेट निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे? योग करेंगे, टोटल चार्ज को जोड़ेंगे, तो क्या है? Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस के Q4। अब देखो प्लस प्लस के चार्ज कितने हैं? 3 2 5। माइनस के चार्ज कितने हो गए? 6 2 8, ठीक है। तो यही खत्म कर देते हैं, पूरा का पूरा ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही अपन खत्म कर देते हैं। Q नेट प्लस का कितना हो गया? 5। प्लस का कितना हो गया? 5। माइनस का कितना हो गया? 8। कितने ज़्यादा है माइनस के? 3 कूलाम। कितने ज़्यादा है? 3 कूलाम। 6 2 8, तो कितने ज़्यादा है? 3 कूलाम। किसके ज़्यादा है? माइनस के। तो नेट चार्ज इसके अंदर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 कूलाम। नेट चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस का 3 कूलाम। यहाँ लिखोगे तो यही चीज़ लिखोगे, देखो ऐसे 2 प्लस के 3 प्लस के ये माइनस 2 और फिर प्लस, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 6 कूलाम। तो ये प्लस माइनस 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 हो जाएंगे, 2 प्लस के 3 माइनस 2 और माइनस का 6, तो प्लस का 5 और माइनस का कितना हो गया? 8। तो ये कितने बच गया? माइनस का 8 में से प्लस का 5 चल जाएगा, माइनस का 3। तो अपने पास कितना चार्ज आ गया? माइनस का 3 कूलाम चार्ज आ गया। ये होता है आवेश का पहला गुणधर्म, आवेशों की योज्यता, ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म अपन पढ़ेंगे आवेश का। हाँ सर, अब दूसरा अपने पास जो गुणधर्म है वो है
आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या लिखा है? आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, हो सकता है ये रेड मार्कर थोड़ा कम दिखाई दे। आवेश संरक्षण सिद्धांत, ये कम ही काम लेते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। आवेश संरक्षण सिद्धांत का बेटा जी बेसिकली मतलब ये हुआ कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो अपन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पहले 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते थे, सेम ऊर्जा की जगह नाम क्या हो गया? आवेश। क्या नाम हो गया? आवेश। तो आवेश किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, नियत रहता है। ठीक है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर आवेश को क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। आवेश तो उसके अंदर जितना प्लस था उतना ही माइनस था, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर जा देते हैं तो किसी के ऊपर कम हो जाता है और किसी के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो थ्योरी के अंदर अपन यही बात लिखेंगे कि किसी भी निकाय का कुल आवेश सुरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको समझते हैं अपन। ठीक है, सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा आवेश संरक्षण सिद्धांत कैसे आवेश पर्सन करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा ये मेरा एक विलगित निकाय है। विलगित निकाय का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अंदर वाले को अंदर वाले से मतलब है, बाहर वाले को बाहर वाले से मतलब है। अंदर वाला बाहर वाले को कुछ नहीं करता है, बाहर वाला अंदर वाले को कुछ नहीं कर सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखो अगर मैंने कहा कि इस निकाय के अंदर 3 चार्ज है, Q1 बराबर के +5 कूलाम, Q2 बराबर के -2 कूलाम और Q3 बराबर के -4 कूलाम। ठीक है, Q1, Q2, Q3 ये 3 चार्ज इस निकाय के अंदर उपस्थित थे। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस निकाय के अंदर मैंने आवेश को अंदर ही अंदर, इस निकाय के अंदर मैंने आवेशों को अंदर ही अंदर परिवर्तित कर दिया, यानी कि ऐसे हिला हिला के कैसे ना कैसे परिवर्तित करके मैंने जब वापस से देखा तो मैंने कहा कि समझ लो Q1 आवेश के ऊपर अब चार्ज आ गया 2 कूलाम, Q2 के ऊपर चार्ज आ गया 3 कूलाम, तो Q3 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा वो निकाल के बताइए। प्रश्न हो गया पूरा पूरा एक आवेश संरक्षण सिद्धांत को समझने के लिए। अपन ने कहा था कि आवेश हमेशा किसी भी निकाय का क्या रहता है? नियत रहता है। किसी भी निकाय का आवेश हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। तो देखो ये निकाय सेम ही है, उसी निकाय के अंदर अपन ने बदलाव किया है, निकाय दूसरा नहीं है। ठीक है ना, तो अब मैंने कहा कि मैंने आवेश को परिवर्तित कर दिया। पहले इसके अंदर जब ये था तो इसके अंदर आवेश कौन सा? Q1 का मान क्या था? +5 कूलाम, Q2 का मान क्या था? -2 कूलाम और Q3 का मान क्या था? -4 कूलाम। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी आवेश का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? सुरक्षित। नहीं, आवेश को तो उत्पन्न तो कर नहीं सकते, नष्ट तो नहीं कर सकते, जो है वही रहना चाहिए, तो वही रहेगा, सुरक्षित रहेगा कुल आवेश हमेशा। तो इसका कुल आवेश कैसे निकालेंगे? अपन क्या लिखेंगे? इधर Q1 + के Q2 + के Q3, जो इधर आएगा वही मान क्या आना चाहिए? Q1 + के Q2 + के Q3, क्योंकि निकाय तो वो का वही है ना, निकाय तो अपन ने चेंज किया नहीं है। तो जो इधर नेट चार्ज आएगा वो इधर नेट चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तभी आवेश सुरक्षित रहेगा। तो देखो +5 कूलाम, तो Q1 का मान कितना है? +5, Q2 का मान अपने पास क्या हो गया? -2 कूलाम और Q3 का मान अपने पास क्या हो गया? -4 कूलाम। इधर क्या लिखेंगे? Q1 का मान क्या चेंज करके क्या लिख दिया? 2 कूलाम, Q2 का मान क्या लिख दिया? 3 कूलाम और Q3 अपने को निकालना है। तो देखो इसके अंदर कुल चार्ज कितना हो जाएगा? ये माइनस, ये माइनस, 4 माइनस के और 2 माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? +5 और माइनस के +5 कूलाम, माइनस का 6 कूलाम बराबर के इधर कितने हो गए? 3 और 2 5 कूलाम प्लस के Q3। ठीक है, इधर देखें माइनस का 6 कूलाम और प्लस का 5 कूलाम, तो माइनस का 1 कूलाम रह गया। ठीक है,
इधर क्या हो जाएगा 5 कूलम प्लस के Q3 निकालना है तो इसको किधर लेके आएंगे इधर, तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 कूलम और माइनस का 5 कूलम बराबर के Q3, तो अब देखो कितना हो जाएगा माइनस का 6 कूलम, तो Q3 का मान क्या आया माइनस का 6 कूलम। अगर आवेश को संरक्षित रखना है तो Q3 का मान क्या आना चाहिए माइनस का 6 कूलम अपने पास इसके अंदर आना चाहिए। अब देखो नेट चार्ज दोनों का देख लो, -4 और माइनस का 2, इसके अंदर नेट चार्ज प्लस का 5, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है अपने पास -1, क्योंकि 4 और 2 6 और प्लस का 5, माइनस का 1 कूलम नेट चार्ज इसके अंदर भी कितना है माइनस का 1 कूलम। अब जब Q3 का मान अपन ने कितना निकाल दिया -6 कूलम, तो देखो प्लस के कितने 3 और 2 5 और माइनस का कितना आया 6, तो किसका ज़्यादा है माइनस का 1 ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज कितना आया Q नेट बराबर के माइनस का 1 कूलम। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहा संरक्षित, पहले भी इसके ऊपर नेट चार्ज माइनस का 1 था, अभी इसके ऊपर नेट चार्ज माइनस का 1 है। ये अपन ने इस तरह से समझा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बेटा जी। अब देखें आवेश संरक्षण सिद्धांत को ही अपन नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा समझते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर भी आवेश संरक्षण होता है। तो आप उनको एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर वो अभिक्रिया भी लिख सकते हो, जैसे भी एक नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में लिखता हूँ। देखो ये अपन ने लिखा यूरेनियम 92 238, इसको अलग 2 भागों में तोड़ा तो बना थोरियम 234 प्लस के अल्फा 2 हीलियम 4। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर जो आप जानते हो आप सारी चीज़ें x y z, ये जो x है वो तत्व को दिखाता है, यहाँ जो y है वो समझ लो अपने को किसको दिखाएगा परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या बोले तो कुल मिला के आवेशों को दिखाएगा। किसको दिखाएगा प्रोटॉनों की संख्या, मतलब किसको दिखाएगा आवेश को दिखाएगा। यहाँ पे जो चीज़ लिखी रहेगी वो किसको दिखाती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉन क्या है आवेश। तो कुल मिला के जो यहाँ y पे जो चीज़ लिखी होगी वो किसको दिखाएगी आवेश को, और ये जो z होता है यहाँ पे जो चीज़ दिखाएगी वो किसको दिखाएगी द्रव्यमान संख्या को। किसको दिखाएगी द्रव्यमान संख्या को। देखो तो यहाँ पे जो 92 है वो क्या है चार्ज है, यहाँ 90 है वो क्या है चार्ज है, 2 है वो क्या है चार्ज है, आवेश है। तो देखो जब यूरेनियम था तब इसके ऊपर चार्ज कितना था 92, तो मैंने लिख दिया इधर चार्ज कितना है 92e, ठीक है 92e, ठीक है चार्ज। जब यूरेनियम को तोड़ के 2 अलग तत्वों के अंदर तोड़ दिया तो कौन कौन से बने थोरियम और हीलियम यानी अल्फा कण। ये क्या चीज है अल्फा कण, ठीक है। अब इनके अंदर देखो चार्ज थोरियम के ऊपर कितना है 90 प्लस के हीलियम के ऊपर कितना है 2e। तो देखें इधर कितना 92e, इधर भी कितना 92e। रूप परिवर्तन हो गया, यूरेनियम से अपने थोरियम और अल्फा कण प्राप्त कर लिया, लेकिन चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही है। इधर भी 92e, इधर भी 92e। ये होगी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। कुछ 1-2 अभिक्रिया जैसे देखो और बता देता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन 714 प्लस के 2 हीलियम 4। इधर देखो इसको मिला के अपन क्या बनेगा 9 फ्लोरीन, ठीक है। देखें ये इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया 7, तो 7e प्लस के हीलियम के ऊपर चार्ज कितना हो गया 2e। इन दोनों को जब अपन ने मिलाया तो क्या चीज़ बनी अपने पास फ्लोरीन। इसके ऊपर चार्ज कितना है 9e, 7 और 2 कितना हो गया बेटा जी 9e, इधर भी कितना 9e। रूप परिवर्तन हो गया, इनको मिला के ये चीज़ नई चीज़ बना दी अपन ने, लेकिन चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी है। आवेश के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आवेश संरक्षण सिद्धांत, किसी भी निकाय का किसी भी सिस्टम का आवेश हमेशा नियत ही रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ये अपने पास आवेश का दूसरा गुणधर्म हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है बेटा जी, दूसरा गुणधर्म हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब अपने पास जो अगला गुणधर्म है वो अपने पास होगी आवेश की निश्चरता। इसको अपन अगले पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
क्लास ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आवेश के दो गुणधर्म अभी तक अपन ने पढ़े हैं। पहला गुणधर्म तो आवेशों की योज्यता, दूसरा गुणधर्म आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगला जो तीसरा गुणधर्म है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात बेटा जी, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें, एक बात सुने, जो छात्र प्रश्न पूछता है, अगर आपके अंदर कहीं भी आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो कभी भी माहौल के देख के प्रश्न पूछने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लास के अंदर, पढ़ाई के अंदर आपको हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक बात है कि जो छात्र प्रश्न पूछता है वो केवल क्लास में 5 मिनट के लिए मूर्ख रह सकता है, लोग उसके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन जो छात्र प्रश्न पूछता ही नहीं है, डाउट को सोल्व ही नहीं करता है, वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। इसलिए अपनी जो भी लाज शर्म है क्लास के अंदर, चाहे आप कहीं पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, लाइव क्लासेज है, तो जो भी आपको अंदर जो चीज़ें समझ में नहीं आती है क्लास के अंदर, बेझिझक दूसरों की परवाह किए बगैर अपने को क्लास में उन चीज़ों को सोल्व कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ठीक है। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।